आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां 79 संपत्तियां दांव पर लगी थीं। सोचने में ही कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था। ये कहानी है एक परिवार के भीतर भरोसे, विरासत और आखिर में इंसाफ की लड़ाई की। 79 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक ही परिवार, अपने ही लोग दशकों तक यानी डेकेड्स तक आपस में लड़ते रहे। और इस नंबर के पीछे एक परिवार की कहानी छिपी है, एक बहुत ही कड़वा विवाद जिसमें ना सिर्फ पीढ़ियों की जमा पूंजी बल्कि सारे रिश्ते नाते भी दांव पर लग गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर किसको क्या मिलेगा, किसका कितना हक है। ये गुत्थी इतनी उलझ गई कि इसका फैसला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करना पड़ा। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो आखिर इस झगड़े की जड़ क्या थी? इसे समझने के लिए पहले इस परिवार के मेन किरदारों से मिलना जरूरी है, और हाँ, कुछ जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। तो ये है पल्लीकुदाथन फैमिली। सबसे ऊपर है दादा पल्लीकुदाथन। उनके 3 बेटों में से एक थे सेंगन, जो आगे चलकर परिवार के मुखिया बने। और झगड़ा वो था सेंगन के ही 2 बेटों के बीच। एक तरफ दुराईसामी, जिन्होंने केस फाइल किया, और दूसरी तरफ उनके भाई दुराईराज, जिन पर केस किया गया। अब इस पूरे केस का जो सेंटर पॉइंट है वो है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो या तो पुरखों से मिली हो या फिर उसी पुरखों की प्रॉपर्टी से हुई कमाई से खरीदी गई हो, और ऐसी प्रॉपर्टी पर पूरे परिवार का हक होता है। और बस यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। देखिए, कानून 2 तरह की प्रॉपर्टी में फर्क करता है। एक होती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। समझ लीजिए ये एक फैमिली पॉट या पारिवारिक खजाना है जिसमें से सबका हिस्सा है। और दूसरी होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब किसी एक मेंबर की अपनी मेहनत की कमाई जो सिर्फ और सिर्फ उसी की है। पूरा का पूरा केस इसी पतली सी लकीर पर टिका हुआ था। तो शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। पहले देखते हैं कि दुराईसामी यानी प्लेंटिफ का क्या कहना था, उनकी दलील क्या थी। दुराईसामी का आर्ग्यूमेंट बड़ा ही सीधा साधा था। उन्होंने कहा, ये जो 79 प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टीज हैं। इन सबको पुरखों की जमीन से जो कमाई हुई उसी से खरीदा गया है। बस यही उनके पूरे केस की नींव थी। उनकी दलील को एक कहानी की तरह समझिए। उन्होंने कहा कि परिवार के पास जो पुश्तैनी जमीन थी वो एक सोने की खान जैसी थी। इतनी इनकम आ रही थी कि उसी से ये सारी 79 प्रॉपर्टीज खरीदी गईं। परिवार एक साथ रहता था, सब मिलकर काम करते थे, सारा पैसा एक ही जगह आता था। तो जाहिर सी बात है ये सब उस पारिवारिक खजाने से ही हुआ। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि 1960 और 70 के दशक में उनके भाई दुलाईराज के पास इतनी अपनी अलग से इनकम थी ही नहीं कि वो अकेले कुछ खरीद पाते। तो ये था दुराईस्वामी का पक्ष। अब आते हैं राउंड 2 पर। देखते हैं कि दूसरे भाई दुराईराज ने इसका क्या जवाब दिया, उनका डिफेंस क्या था। दुराईराज ने इस बात को बिल्कुल साफ साफ नकार दिया। उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली की नहीं है, बल्कि उनके पिता सेंगिन और खुद उनकी यानी दुराईराज की अपनी पर्सनल कमाई से खरीदी हुई हैं। उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने रखी। कहा कि हमारे पिता सिर्फ खेती नहीं करते थे, उनके इनकम के और भी जरिए थे, जैसे मनी लेंडिंग, सरकारी काम वगैरह। और मैं खुद 1960s के दशक से एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पास अपना पैसा था। उन्होंने ये भी कहा कि पुश्तैनी जमीन कोई सोने की खान नहीं थी जैसा बताया जा रहा है, और अगर कुछ बेचा भी गया तो वो परिवार की जरूरतों जैसे इलाज या कर्ज चुकाने के लिए था। तो एक तरफ एक भाई की कहानी, दूसरी तरफ दूसरे भाई की। अब कोर्ट के सामने ये 2 अलग अलग सच थे, इसलिए कोर्ट ने 3 मुख्य मुद्दों पर फोकस किया, जिनके जवाब से ही सब कुछ साफ हो सकता था। चलिए देखते हैं कोर्ट ने सबूतों को कैसे परखा। पहला सवाल, फैमिली न्यूक्लियस का, मतलब क्या पुश्तैनी जमीन में इतना दम था कि उससे इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकें? क्या वो सच में सोने की खान थी? कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि वहां लगातार खेती हो रही थी, कुएं थे, पंप सेट्स थे। इससे पहले भाई यानी दुराईसामी की बात को बल मिला। दूसरा मुद्दा था प्रॉपर्टी की बिक्री का। क्या उन्हें बेचना पारिवारिक जरूरत थी, कोई मजबूरी थी? कोर्ट ने देखा कि पिता ने बेटे के नाम पर जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की, उनमें से कई के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया था, बस कह दिया गया कि जरूरत थी। कोर्ट ने इसे नहीं माना और ऐसी सेल्स को इनवैलिड यानी रद्द कर दिया। और फिर आया इस केस का सबसे ड्रामेटिक मोड़, एक वसीयत।
ये वसीयत पिता ने अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले बनवाई थी। कोर्ट को इस पे बहुत शक हुआ। इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहला, पिता हमेशा साइन करते थे, लेकिन वसीयत पर सिर्फ अंगूठे का निशान था। दूसरा, टाइमिंग, मौत से ठीक पहले। और तीसरा, इसको लिखने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक नज़दीकी रिश्तेदार था। इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने इस वसीयत को हाईली सस्पिशियस माना और उसे खारिज कर दिया। तो इन सब एनालिसिस के बाद कोर्ट आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचा, वो फैसला जिसने इस दशकों पुराने विवाद को खत्म किया। और ये लड़ाई लंबी चली। सोचकर देखिए, 1987 में ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ, फिर 1995 में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, फिर 2009 में हाई कोर्ट। हर लेवल पर फैसला बदलता रहा, सालों लग गए, और आखिरकार 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाया और इस झगड़े पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार क्या था? वो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। इसका मतलब यह है कि जब दुरायसामी ने यह साबित कर दिया कि परिवार के पास इनकम जनरेटिंग पुश्तैनी जमीन थी, तो अब बॉल डोरायराज के पाले में चली गई। अब उन्हें यह साबित करना था कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज खरीदी वो उनकी अपनी कमाई से थीं, और ज्यादातर प्रॉपर्टीज के मामले में वो ये साबित नहीं कर पाए। ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो साथ रहते हैं, मिलकर काम करते हैं। सवाल ये है कि आखिर परिवार का पैसा कहाँ खत्म होता है और मेरा पैसा कहाँ से शुरू होता है? इसकी लकीर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।